बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कल हमने जो लेक्चर है अपना खत्म किया था काइंड ऑफ प्लेस। ठीक है जी, लास्ट ये हमने हेडिंग जो है डिस्कस की थी, टॉपिक डिस्कस किया था। उससे पहले जो चीजें हमने डिस्कस की थी, स्पीड थोड़ी सी मैं आज फिर तेज रखूंगा क्योंकि हमने ये पॉइंट्स रिवाइज करने हैं इंशाल्लाह। जब आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये जब चौसठ को स्टार्ट करेंगे तो मैं जो है ना अपनी स्पीड कम कर दूंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि दो कबाइल जो है वो यहाँ पर आके बाद हुए थे। एक का नाम था ब्रिथन्स और दूसरा गेल्स। ठीक है जी। कैल्टिक लैंग्वेजेस वो बोलते थे। और उसके बाद रोमन जो है वो फिफ्थ सेंचुरी में, सॉरी वो फिफ्थ सेंचुरी से वहां से चले गए। वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने काफी देर यहाँ पे हुकूमत की। और अर्ली फिफ्थ सेंचुरी में वो यहाँ से चले गए और उनके बाद जो मकामी लोग थे उनके दरमियान कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। पिक्स एंड स्कॉट्स जो है उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो दोबारा ये लोग हेल्प के लिए गए रोमन्स के पास, उन्होंने इनकी मदद से इनकार कर दिया। उसके बाद ये लोग गए जी जर्मनिक ट्राइब्स के पास। कुछ कहते हैं जी वो खुद इसी ताक में थे कि हमें मौका मिले हम हमला करें, और कुछ चाहते सॉरी कुछ जो अकाउंट्स हैं वो रिलेट करते हैं कि नहीं जी इन्होंने खुद हेल्प मांगी थी। एनी हाउ, एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूस, ये तीन जर्मैनिक ट्राइब थे, वो वहां से यहाँ पर आए। डेट है जी 450। ठीक है। 450 में वो यहाँ पे आए और उसके बाद जो प्रोमिनेंट दो दो कबाइल थे, ठीक है, उनमें एक एंग्लो दूसरा सैक्सन। तो ज्यूस जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि पावर के हवाले से कमजोर था। तो फिर जो प्रोमिनेंट थे उन्हीं के नाम से जो नाम रखा गया, एंगल और सैक्सन जो है वो क्या बन गए आहिस्ता आहिस्ता। इनको जनरली जो है एंग्लो सैक्सन कहा जाने लगा और उसके बाद इस इलाके को, इस खित्ते को इंग्लैंड के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि क्रिश्चियनिटी कब आती है। ठीक है जी। क्रिश्चियनिटी आती है 597 में, 597 के अंदर। कौन आता है जी? मंक अगस्टिन आता है। वो इनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, राइट। ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद किंग एथलबर्ट जो है वो पहला क्रिश्चियन किंग है जो आई मीन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था। और उसके बाद आता है एक और फेमस किंग, किंग एगबर्ट। उसने डेनिस का मुकाबला किया, वाइकिंग्स का मुकाबला किया। एट द एंड फिर हमारे पास लास्ट प्रोमिनेंट जो में पावरफुल किंग आता है, किंग एल्फ्रेड। ठीक है जी, एल्फ्रेड द ग्रेट। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लास्ट जो किंग था वो था किंग एडवर्ड द कन्फेसर। ठीक है जी। उसकी डेथ होती है तो नया किंग बन जाता है किंग हेरोल्ड। और दूसरी तरफ फ्रांस का एक इलाका है नॉर्मंडी, वहां का एक ड्यूक था विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। वो आता है और यहाँ पे हमला करता है और हेस्टिंग के मकाम पर इनके दरमियान एक जो है ना वो वॉर होती है। बच्चे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एट द एंड आपसे क्वेश्चंस कल की तरह आपके क्वेश्चन भी सुनूंगा, उनके आंसर भी करूंगा। फिलहाल जो है वो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखें जो हम रिवाइज कर रहे हैं कल के टॉपिक के, और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, राइट। अच्छा जी। तो द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी विलियम, वो विलियम से विलियम द कंकरर बन गया। ठीक है जी। और हेस्टिंग के मकाम पर 1066 में उसने एंग्लो सैक्सन को शिकस्त दी और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन इरा का आगाज होता है। तीन लैंग्वेजेस होती हैं एंग्लो नॉर्मन इरा में, एक फ्रेंच, दूसरी लैटिन, तीसरी इंग्लिश। फ्रेंच जो है वो लीड क्लास की और कोर्ट के अंदर बोली जाती है, और जितने भी ऑफिशियल अहकामात और पब्लिक ऑफिस हैं उसमें फ्रेंच। जितनी भी टीचिंग है, ठीक है, और क्लर्जी स्टाफ और जो रिलीजन है वहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है वो है लैटिन। और जो मुकामी छोटा लोअर तबका है वो यूज करता है इंग्लिश। ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमने दूसरी काफी सारी चीजों को डिस्कस किया। तो फिर हम ने डिस्कस किया जी काइंड ऑफ प्लेज। काइंड ऑफ प्लेज जो तीन है, मिरेकल जिसमें लाइफ ऑफ सेंट को डिस्कस किया जाता है, मोरालिटी जिसके अंदर गुड एंड बैड को पर्सोनिफिकेशन के थ्रू पेश किया जाता है, और तीसरा है जी मिस्ट्री, स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। ठीक है जी। उसके बाद एज आती है जी एज ऑफ चौसर। और एज ऑफ चौसर में जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है वो डिसअपियर हो जाती है। एक और बात, एंग्लो सैक्सन के अंदर तीन मेजर राइटर्स और भी हैं किंग अल्फ्रेड के अलावा। एक बीड था जिसने
द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल वो लिखी थी लैटिन के अंदर, और बाद में इसको एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया। इसके अलावा कैडमन एंड काइनवुल्फ ये दो रिलीजियस पोइट थे, और काइनवुल्फ फर्स्ट पोइट है जिसके मैन्युस्क्रिप्ट पर आपको उसका साइन मिलता है, राइट। अच्छा जी। इसके अलावा एक एल्फ्रेड था जो कि प्रोज राइटर था, और किंग एल्फ्रेड भी प्रोज राइटर था, इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इसने बहुत सारे वर्क्स जो है उसने ट्रांसलेट किया था अपने मकामी डायलेक्ट में, ठीक है जी। अच्छा, जब पोएट्री डिसअपियर होती है ओल्ड इंग्लिश, और उसकी जगह जब फ्रेंच यहाँ पे आते हैं तो रोमांसेस जो हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं। ये एक मोस्ट पॉपुलर जॉनरा है लिटरेचर का ड्यूरिंग मिडिल एजेस, ठीक है जी। और मोस्टली ये जो रोमांसेस हैं ये लिए गए थे लैटिन से और फ्रेंच रिसोर्सेज से, जैसे कि ये डील करते थे स्टोरी ऑफ किंग अर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय एंड मिथिकल जो एक्ट्स हैं इनसे, ठीक है जी। अब ये जो रोमांसेस हैं इनके अंदर एडवेंचर्स होते थे लेजेंड्स के, और इससे सिर्फ ये मुराद नहीं है कि जो रोमांस से मुराद जो आम हम लेते हैं कि जी लव विद वुमन, नहीं नहीं, ये भी एक्ट था, लेकिन इससे मुराद ये है कि द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ब्रेवरी एंड एडवेंचर्स ऑफ दीज लेजेंड्स, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी रिवाइवल ऑफ मिडिल इंग्लिश पोइट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये जो पोएम्स हैं, दीज पोएम्स शो द लिटिल ऑफ द ऑथर पर्सनैलिटी। उसके अलावा इसके अंदर जो यूज ऑफ मिथ है और कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जरिए कोई ना कोई लेसन जो है वो टीच किया जाता था। यूजली जो है ये वर्क्स एलिगरी होते थे इनके अंदर। अब एलिगरी क्या है जी? एलिगोरी या एलिगरी इज अ स्टोरी विद टू लेवल्स ऑफ मीनिंग। इसके दो मीनिंग होते थे, एक अपर लेवल का, दूसरा डीपर मीनिंग विद सिंबॉलिक लेवल, ठीक है जी। आई मीन डीपर लेवल का सिंबॉलिक उसका मीनिंग होता था, ये सेकंड उसका सरफेस है, आई मीन लेवल है। अच्छा जी, अब पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँ, काफी बच्चों के क्वेश्चन आ चुके हैं। जी बच्चे, बीड द फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरियन और फादर ऑफ लर्निंग बीड ही है। अच्छा, ठीक है बच्चे। बच्चे ये तमाम पॉइंट्स मैं कल ही बता चुका हूँ और अब मैंने दोबारा बता दिए, ठीक है। बच्चे मैंने ये कल कहा था कि जो मिडिल एजेस हैं वो स्टार्ट होती हैं 1066 से लेकर 15 सेंचुरी तक, ठीक है। और इसके अंदर आपकी तीन मेजर इसके पोर्शन है। पहला है एंग्लो नॉर्मन, उसके बाद आता है एज ऑफ चॉसर, उसके बाद 100 सेंचुरी का एक और पीरियड आता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है एज ऑफ रिनाइसेंस स्टार्ट होता है। जी, आगे हमारे पास जो कंटेम्प्रेरीज हैं, ये फिर चौसर के में है विलियम लैंगलैंड, जो कि पैदा हुआ है 1330 के अंदर और उसकी डेथ है जी 1400। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द मिडल एजेस वाज, उनमें से एक विलियम लैंगलैंड था, ठीक है जी। हिज पोएम जो है अ विजन ऑफ पायरस द प्लोमैन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। ये क्लासिकल वर्क है इसके स्टाइल की वजह से, और ये एक स्टायर था ऑन करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। और इसके अलावा जो उस दौर के प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, एथिकल जो प्रॉब्लम्स थे उस दौर के, उनको भी हाईलाइट करता है, उनको भी डिस्कस करता है अपने वर्क के अंदर। अब लैंगलैंड की अगर बात करें तो एसेंशली ये एक ना स्टायरिक पोइट था। और अब स्टायर क्या है जी? स्टायर इज अ लिटरेरी टेक्निक व्हिच इज यूज्ड बाय राइटर्स टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज फुलिशनेस एंड करप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी, ठीक है जी। तो ये साथ आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बचे आता है जी जॉन गॉव। अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में कंफ्यूजन है। बहरहाल 1330 के अंदर इसको तस्लीम किया जाता है, और इसकी जो डेथ है
वो 1408 लंदन के अंदर, ठीक है। अब जो गॉवर है वो भी एक इम्पोर्टेंट राइटर है मिडिल एज का, और इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट इसका मुकाम भी है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री के अंदर। बेसिकली चौसर ने ही इंग्लिश को एक जो है उस वक्त की जो दूसरे लैंग्वेजेस के मुकाबले में लाके खड़ा किया। लेकिन जो गॉवर है इसने भी कंट्रीब्यूट किया था और एक डायरेक्शन दी थी इंग्लिश लैंग्वेज को, और इसका जो स्टाइल था वो भी बहुत आला था गॉवर की तरह, सॉरी लैंगलैंड की तरह, ठीक है जी। अब जो जॉन गॉवर है इसने क्या किया, ही प्रूव दैट इंग्लिश माइट compete with the other languages which had most distinguished themselves in poetry। अब ये मैनली जो आमतौर पे ये है एक नरेटिव पोएट था, ठीक है जी। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है कन्फेशन अमेंटीज। उसके अंदर क्या होता है, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द पोएट एंड अ डिवाइन इंटरप्रेटर, जिसके अंदर जो गॉवर है वो अपने आप को एक मॉरलिस्ट के तौर पर प्रेजेंट करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी जॉन वाइक्लिफ। ये एक इंग्लिश स्कॉलर था, फिलोसफर भी था, ठीक है जी, थ्योलोजियन था, बिब्लिकल ट्रांसलेटर और रिफॉर्मर भी था। इसके अलावा प्रीस्ट था और प्रोफेसर भी था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसकी जो रिलीजियस रिफॉर्म थी और इसको जो इसके अलावा जो रिफॉर्म रिफॉर्मेशन जो एक मूवमेंट थी उसका जो कुछ जो बानी है उनमें से एक ये भी था, ठीक है जी। और ये बंदा पहला था जो कहता था कि जो बाइबल है उस पर हर आम शख्स की रसाई होनी चाहिए, ठीक है। ये कहता था कि जो चर्च की करप्शन है और जो उनकी जो ऑपरेशन है उससे जो है अवाम को निजात दिलाई जाए, और ना कि जो पादरी हैं प्रीस्ट उनकी जारादारी रिलीजन पे वो खत्म की जाए, बल्कि आम बंदा जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपने जो आप कह लें कि दुआएं हैं वट एवर, वो डायरेक्ट परफॉर्म करे और डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करे विद गॉड, ठीक है। ना कि वो किसी तीसरे चौथे जराए का आई मीन के मुताज हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इसने बाइबल को जब ट्रांसलेट किया उसके बारे में दो डेट्स आती हैं, 1381 और 82, ये दोनों हैं, ठीक है जी। अब चर्च की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मार्टिन लूथर जो एक मंक था उसने कुछ थीसिस पब्लिश किए थे, और एक रस्मस था जिसने आवाज उठाई थी पोप के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, और उसको तो रस्मस जो है उसको तो फांसी दे दी गई थी, कत्ल कर दिया गया था। लेकिन मंक जो मार्टिन लूथर है वो थोड़ा पावरफुल था तो उसको पोप नहीं दे सका फांसी। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि किंग हेनरी सेकंड, आई थिंक सो, अब वो किंग है, ठीक है, और वो इतना पावरफुल होने के बावजूद जो सेंट थॉमस है जिसके श्राइन पे आप देखते हैं कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो पिलग्रिम्स है वो जा रहे होते हैं, अब वो शख्स और किंग हेनरी सेकंड, आई थिंक यही है, इनके दरमियान थोड़ी सी बहस होती है, और वो मतलब इतना बेबस होता है इसके सामने, और वो कहता है कि यार कोई ऐसा है बंदा जो मुझे इससे निजात दिलाए। अब उसने तो वैसे कह दिया, ठीक है जी, और उसने वैसे कहा, तो एक उसका जो नाइट था वो लगा गया, उसने उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त चर्च कितना डोमिनेट था, कितना पावरफुल था, कि एक किंग जो है वो उसके सामने बेबस था। एनी हाउ, जॉन वाइकल की बात करते हैं, ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। अब जो लोलार्ड मूवमेंट है वो इसी ने स्टार्ट की थी। जॉन वाइकलिफ जो है उसने अथॉरिटी, जो चर्च की अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया, कैथोलिक चर्च की, और उसके जो पीपल्स थे, उसके जो फॉलोअर्स थे वो थ्रू आउट द कंट्री फैल गए, और उन्होंने जो प्योर खालिस टीचिंग थी और जो है अपना उसके जो फॉलोअर थे उनको लुलार्ड्स कहा जाता था, और उन्होंने उनको पुअर प्रीस्ट भी कहा जाता था क्योंकि वो गरीब थे, करप्शन नहीं करते थे और सिंपल लाइफ जो है वो गुजारते थे। तो उन्होंने फिर इसकी जो टीचिंग्स है उसको खिलाया, और उनको जो फॉलोअर्स हैं उनको पुअर प्रीस्ट और लुलार्ड्स का नाम दिया गया, ठीक है जी। अब हमारे पास बच्चे आता है जी जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर इसका जो एज है वो है 14th सेंचुरी,
और ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी है। ड्राइडन ने इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। ये 1314 के अंदर जो है वो पैदा होता है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट या फेमस डेट है इसके बारे में, ये जिसको ज्यादा तक सही माना जाता है वो 1340 है। लेकिन आपको दूसरी दो डेट्स भी मिलती हैं। पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा है वो है 1340। दूसरे नंबर पे जो आपको ज्यादा नजर आएगी वो है 1343। और कहीं इक्का दुक्का जगह पर आपको 1344 भी नजर आएगा। लेकिन जो मोस्ट ज्यादा जो काबिले एतबार डेट है ये जिसको माना जाता है वो है 1340। उसके बाद जिसकी डेथ है उस पर सब मुतफिक हैं और वो है 1400 इन लंदन। ही वॉज अ पोइट, फिलोसफर एंड डिप्लोमेट। ही सर्व्ड एज अ ब्यूरोक्रेट। अच्छा, एक और बात, थोड़ी सी स्पीड मेरी इसलिए भी तेज होती है कि ये तमाम जो चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, वो सारी की सारी रिटर्न फॉर्म में भी आपके पास मौजूद होती हैं। आप जब लेक्चर के दौरान तमाम चीजें आप सुन लेंगे अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आई होप सो के पढ़ते हुए आपको किसी किस्म की इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वही चीजें जो लेक्चर के अंदर हैं वो मैंने रिटर्न फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर देनी है। इसके अलावा जो ये ब्यूरोक्रेट था, कर्टियर भी था, डिप्लोमेट भी था, ठीक है जी। उसके जो बेस्ट आप कह लें क्राउन वर्क था वो है द कैंटरबरी टेल्स। और ये किससे इन्फ्लुएंस होकर इसने लिखा था? दांते पेट्रार्क एंड बोccaccio से। आई मीन कि ये वर्क नहीं बल्कि वो उनसे वैसे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो जब लिखी जाता है इसकी हम आगे बात करते हैं। और अब इनके जो फादर हैं वो वाइन मर्चेंट है। एक और बात, जब भी अपने बायोग्राफी पढ़नी है तो अगर किसी के फादर का प्रोफेशन सामने नजर आ जाता है तो उसको भी अपने लाजमी जेन नशीन करना है। और अगर उस राइटर का या उस ऑथर, चाहे मेल या फीमेल है, अगर उसका कोई और राइटिंग के अलावा कोई और प्रोफेशन है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर उसको कोई वैसे कोई बीमारी है वट एवर, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी। Chaucer became king's man and royal servant, collector of customs and clerk of the king's works। ठीक है जी। he was also डिप्लोमेट। वो सफर उसने किया फ्रांस का भी, इटली का भी। और इवनिंग स्टार ऑफ द मिडिवल एज और मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिनाइसा जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी। ये इसकी जो शादी हुई थी बच्चे, वो हुई थी 1366 के अंदर। एंड वाइफ नेम जो है वो फिलिपा डिरोट। और इसके चार बच्चे थे। ठीक है, फादर का नाम था जॉन चॉसर। और इसके अलावा 1357 के अंदर ये जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है उसका बन गया मेंबर। और इसके अलावा जो अपना एडवर्ड थर्ड है उसके साथ भी इसने काम किया। उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन सा राइटर है जिसने इन तीनों किंग्स के दौरे हयात में अपनी जिंदगी गुजारी। कौन कौन सा? नंबर वन एडवर्ड थर्ड, नंबर टू रिचर्ड सेकंड, नंबर थ्री हेनरी फोर्थ। ठीक है जी। इन तीनों के दौरे हयात के अंदर इसने अपने लाइफ टाइम जो है वो पूरा किया था। और या फिर ये क्वेश्चन आता है कि जेफरी चौसर ने किस किंग के द सॉरी टाइम पीरियड के अंदर जिंदा रहा? तो उनमें से नीचे एक किंग दिया होता है, ठीक है, चाहे वो एडवर्ड थर्ड का नाम दिया हो, चाहे वो रिचर्ड सेकंड का नाम दिया हो, चाहे वो हेनरी फोर्थ का नाम दिया हो। अच्छा, बार बार कल भी बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर हम कैसे इन चीज़ों को याद रखें, हमें भूल जाती हैं। सिंपल सी बात है बच्चे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, वरना डेफिनेटली हर इंसान को भूल जाती हैं। या फिर अच्छे तरीके से दो तीन दफ़ा पढ़ा हो उसके बाद कभी कभार बंदा रिवाइज कर ले तो भी ठीक है। एनी हाउ, इसके अलावा बच्चे ये फ्रांस में जाता है मिलिट्री कैंपेन पे 1359 के अंदर। और ये वहाँ पे ये कैद में भी जाता है 1360 के अंदर, ये कैद भी हो जाता है। ठीक है। और उस वक्त इसको छुड़वाने के लिए 12 पाउंड तकरीबन दिए गए थे। ठीक है, ये जब कैद होता है हंड्रेड वार के दौरान, तो फ्रांस से इसको छुड़ाने के लिए कितने पाउंड दिए गए थे? 12। और 12 पाउंड उस वक्त, एक पाउंड इतना कीमती था कि उससे एक शख्स तकरीबन 6 माह तक अपनी जिंदगी गुजार सकता था। ठीक है जी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस का, इसकी वैल्यू का उस टाइम में कि किंग को ये कितना अजीज था कि इसके लिए उसने 12 पाउंड की रकम, इतनी बड़ी रकम जो है वो अदा की थी। ठीक है जी। फिर 1372 और 1373 के अंदर ये इटली और फ्लोरेंस वहां पे जाता है। और वहां पे आपको पता है कि
ये मिलता है उन राइटर से जो उस वक्त थे, दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो, से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुतासर होता है, और फिर इसके वर्क्स के अंदर आपको उनकी तमाम झलक जो है वो भी नजर आती है। ठीक है जी। और 1386 के अंदर ये मेंबर बन जाता है पार्लियामेंट का, और उसके अलावा पहले मैंने जैसे बताया था कि इसने एज सर्व्ड एज क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स इन 1389। अब बच्चे हम इसके लिटरेरी कैरियर की बात करते हैं, तो जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट में आपका आ जाता है जी फ्रेंच, सेकंड में इटालियन, और थर्ड में इंग्लिश आता है जी। ठीक है जी। फर्स्ट पीरियड के अंदर इसने इमिटेट किया फ्रेंच मॉडल्स को, और उसमें इसने एक रामाउंट ऑफ द रोज जो है वो एक वर्क लिखा, ट्रांसलेशन की थी इसने, एक फ्रेंच वर्क की। उसके बाद बुक ऑफ द डचेस जो कि एक एलजी है, आपको पता है, इसे मरसिया कहते हैं, यानी कि किसी डेड पर्सन की याद में लिखना या उसको याद करना। ठीक है जी। उसके अलावा कंप्लीट एंटिक्विटी, और थर्ड सेकंड जो उसका पीरियड है वो है जी इटालियन। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर। और इसके अंदर ये बंदा जो है वो दांते की डिवाइन कॉमेडी से मुतासर होता है, बोकाशियो की पोइम से मुतासर होता है। उसका जो फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, वो उसने किससे मुतासर होकर ये इन्फ्लुएंस लेकर लिखा था, वो है द डी कैमरून। ठीक है जी। उसके अलावा द पार्लियामेंट ऑफ द फोर, ट्रोइलस एंड क्रिस्टी, ये भी इसने इन्हीं के इटालियन राइटर्स के वर्क्स को कॉपी करके लिखा है। इसके अलावा जो द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा और द हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ फेम में आपको दांते की झलक नजर आएगी, उसको इसने थोड़ा बहुत कॉपी किया हुआ है। और ट्रोइलस एंड क्रिस्टी में इसने मेरे ख्याल में बोकाशियो को वंस अगेन कॉपी किया हुआ थोड़ा सा, यानी कि उसको उसके पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। और कैंटरबरी टेल्स का तो बच्चे आपको पता ही है। अच्छा जी, इंग्लिश पीरियड के अंदर सबसे पहले जो इसने वर्क लिखा वो है लेजेंड ऑफ गुड वोमैन, और ये तकरीबन कहा जाता है जिसने ख्वाब देखा एंड दिस एंड दैट, उसके अंदर इसने कहा गया जी औरतों के बारे में भी लिखे हैं। तो फिर इसने जो अच्छी और फेम लेजेंड टाइप के करेक्टर्स की औरतें हैं उनके बारे में लिखा, जिनमें उनको लवर्स की तरफ से धोखे मिलते हैं, वट। बात इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट वर्क कौन सा है चौसर का जो इंग्लिश के अंदर लिखा गया, तो उसका आंसर है जी द लेजेंड ऑफ गॉड गुड वुमन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हीरो कबलर सबसे पहले किसने यूज की, वो है जॉफरी चौसर। कहाँ पे यूज की, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वर्क का नाम है जी द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। उसके बाद द कैंटरबरी टेल्स, श्राइन ऑफ थॉमस बेकर, हु वाज मर्डर्ड बाय अ नाइट। समटाइम ये भी आता है कि उसे किसने मारा, तो किंग हेनरी सेकंड। ठीक है जी, ये भी पूछा जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सबसे पहली बात, अगर हम प्रोलॉग की बात करें, जेफरी चास्टर ने प्रोलॉग के अंदर कितने मेंशन किए हैं, 29। फिर जब वो टैबरिन में जाते हैं सराय में, वहां से वो हैरी बैली इनको मिलता है, एक वो हो जाता है। पहली बात है प्रोलॉग में 29 है। फिर वो मिल जाता होस्ट, वो बेसिकली होस्ट होता है। अब कुछ उसको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में 29 है, फिर आगे जाके एक ह्यूमन आता है, तो मतलब राउंड अबाउट कुछ इसको कहते हैं जी 29 है, कुछ इसको कहते हैं 30 है। अब आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर वो क्या पूछता है। क्या वो ये कहता है कि जॉफरी चौसर ने प्रोलॉग के अंदर कितने कैरेक्टर्स को मेंशन किया, तो डेफिनेटली 29, पिलग्रिम्स 29। ठीक है जी। अगर वो बाद में पूछता है कि कैरेक्टर्स टोटल कितने थे, तो डेफिनेटली वो 30 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब इसका जो स्टेटमेंट है वो वाजिया होनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि या तो प्रोलॉग का लफ्ज इस्तेमाल करे, स्टेटमेंट को क्लियर करे। ठीक है। और या फिर वो ऐसा क्वेश्चन पूछे ही ना बेसिकली। एनी हाउ क्वेश्चन ये आता जरूर है। ठीक है जी। तो आपने स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट क्या पूछ रही है। तो अब इसकी जो स्टोरीज हैं बच्चे, वो आपको सारी पता है। ठीक है। और इसके अंदर इसने जॉफरी चौसर ने कितनी पोएम्स लिखनी थी, 2 जाते हुए 2 आते हुए, टोटल 4। पर कैरेक्टर 24 इसने लिखी थी, जिसके अंदर से 4 अभी फिनिश थी, और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आज का टॉपिक यहीं पे है, बहरहाल फिर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट टेल है कैंटरबरी टेल के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट सॉरी टेल है वो है नाइट्स टेल। ठीक है। और इसको
मैंने उस दिन भी बताया था, प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट भी कहा जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वंस अगेन इसका कैरियर कितने हिस्सों में डिवाइड है, तो 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? पहला पता होना चाहिए फ्रेंच, दूसरा इटालियन, थर्ड इंग्लिश। ठीक है जी। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड ने इसे कहा है जी, चॉसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। और एल्बर्ट एक राइटर है जिसने चॉसर को कहा था द अर्लीस्ट ऑफ द सॉरी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसा। और ड्राइडन ने इसे क्या कहा था? द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। और आज के लिए बच्चे इतना ही। इसमें से कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे ड्रामा को और इस तरह बाकी चीज़ें। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी विट्स, चॉस, उसमें आ जाएगा आपका मॉडलो, फिर शेक्सपियर, फिर स्पेंसर। तो आज का लेक्चर बच्चे इतना ही है। सारे पॉइंट्स मैंने पहले भी रिवाइज कर दिए हैं। कंट्रीब्यूटिव्स की एमसीक्यू समरी एवरीथिंग मैं आपको सेंड भी कर दूंगा।